प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए बीएड, इंटीग्रेटेड 4th ईयर निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसका मेरा आज का जो प्रकरण है सहकारी अधिगम के अंग, सहकारी अधिगम के अंग, ये मेरा 73वां वीडियो है, जिसमें सरकारी जो अधिगम है इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके अंग क्या हैं, तो इसके 5 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 5 अंगों को इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जिनके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा, इनको आपको अवगत करवाऊंगा। तो प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैंने सहकारी जो अधिगम है इसके बारे में बताया था। सहकारी का मतलब समूह में एक दूसरे की सहायता करते हुए, अधिगम का मतलब सीखना, अर्थात समूह में सीखना, अर्थात समूह में सीखने से इसका आशय है। सहकारी अधिगम का जो आशय है वो समूह में सीखने से है कि समूह में सीखा जाए। तो देखिए, समूह में जो सीखा जाए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको छात्रों की। कक्ष में तो रुचि कम होती है, लेकिन कक्षा से बाहर देखा होगा आपने, कक्षा से बाहर छात्रों की समूह में रह करके इनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। छात्र कक्षा के अलावा जो विद्यालय का बाहरी वातावरण है उसमें सीखने का अधिक से अधिक प्रयास करता है। अरे वहाँ तो सीखने का प्रयास करता है, आपने घर में भी देखा होगा, जो छोटे छोटे बालक होते हैं वो समूह में, घर में जितना रुकना पसंद नहीं करते हैं, वो गली मोहल्ले में निकल जाते हैं और अपने साथियों के साथ में, हम उम्र के जो बालक हैं उनके साथ में वो क्या करना पसंद करते हैं? खेलना पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? खेलना पसंद करते हैं। क्योंकि व्यक्ति का एक समूह में रहना ही है, क्योंकि मानव एक क्या है, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, अकेला रहनापन इसको पसंद नहीं है। मानव के लिए, बालकों के लिए समूह में रह करके, झुंड बना करके रहना और सीखना बहुत अच्छा लगता है, जिसमें खेल के द्वारा तो आनंद ही क्या है। आपने देखा हो छोटे छोटे बालक, मम्मी पापा काफ़ी रोकते हैं उनको, लेकिन वो घर में नहीं रुक पाते हैं। इंडोर गेम नहीं खेलेंगे, आउटडोर गेम खेलेंगे, पसंद आता है उनको समूह में खेलना। मम्मी पापा मना करते हैं इसके साथ में मत रहना, लेकिन चुपचाप बालक वो जो बैक डोर है उससे निकल जाता है और वहीं पहुंच जाता है जहां मना करती है। कारण क्या है? प्रवृत्ति है ऐसी बालक के लिए, जिज्ञासा है कि मैं अकेला क्या, समूह में सीखता है। वो बालक समूह के अंदर रहना पसंद करता है, अपने हम उम्र के जो साथी हैं उनके साथ में खेलना पसंद करता है। बालकों को देखा होगा, अगर आप मना करते हैं, ज़्यादा प्रेस करते हैं, तो मोहल्ले वालों के छात्रों को, विद्यार्थियों को, बालकों को वो अपने घर बुलवा लेता है। अरे यार हमारे मम्मी पापा मारेंगे, ऐसे कहते तो यहीं आ जाओ, सभी यहीं खेलेंगे अपन। स्वाभाविक है समूह में रहना उसका। अगर ज़्यादा प्रताड़ित किया घर वालों ने, तो वो अपने गली मोहल्ले के जो लड़के हैं उनको चलो गोलियां अंत वगैरह यहीं खेलेंगे, कुछ भी जो भी कबड्डी वगैरह खेलना है, क्यों बाहर पापा जी नहीं जान देते हैं। इसलिए वो बालक क्या करता है, समूह में, खेल खेल में ही, और मम्मी पापा क्या करते हैं, बेटा बाहर मत जा, तुझे यहीं खिलौने ले आएंगे हम, घर में ही खेल ले, घर से बाहर मत निकले बिल्कुल भी, कोई ले जाएगा। मम्मी पापा उनके लिए अनेक प्रकार के खिलौने ले आते हैं, अनेक प्रकार की मूर्तियां ले आते हैं खेलने के लिए, ऐसी वस्तु लाते हैं जिनके माध्यम से बालक, लेकिन फिर भी वो बालक क्या करता है, जरा भी मौका मिला नहीं और गली मोहल्ले के बालकों को इकट्ठा कर लेता है, आ जाओ मेरे पास बहुत खिलौने हैं, खेलेंगे। क्योंकि बालक की एक प्रवृत्ति है, अकेला रहना पसंद नहीं करता है समूह में, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, समूह में रहना पसंद करता है और समूह में सीखता है। अकेला कुछ नहीं सीखता, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो बालक भी अकेला रहना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ सहकार, क्योंकि उसकी सहकारी प्रवृत्ति होती है, सहयोगात्मक प्रवृत्तियां होती हैं,
जब तक 4-5 बालक नहीं खेले तब तक आनंद नहीं आता है। 1-2 बालकों में तो लड़ाई झगड़े फटाफट, ऐसा नहीं। इसलिए सहकारी जो अधिगम है समूह के रूप में सीखने से तात्पर्य है। समूह के रूप में सीखने से तात्पर्य है। इस सहकारी अधिगम का जो अंग है वो 5 हैं। पहला है खेल द्वारा अधिगम, खेल ही खेल में सीखना, चाहे वो घर से लेकर के गली मोहल्ले और कक्षा कक्ष विद्यालय प्रांगण, उसके बाद में खेल ही खेल में देखो बालक स्कूल, गांव शहर, गांव शहर के बाद में तहसील स्तर पर, जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर, उसके बाद में वो राज्य लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच जाता है। खेल ही खेल में घर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो बालक, वो व्यक्ति पहुंच जाता है खेल ही खेल में, समूह के माध्यम से, अकेला नहीं। आपने क्रिकेटर देखे होंगे, क्रिकेटर ये अपनी टीम को जिताने के लिए जी जान लगा देते हैं, लक्ष्य तो एक ही है उनका, लेकिन सहयोगात्मक कितना उनका वो होता है रवैया, सीखने की उनकी कितनी जिज्ञासा होती है, कितना उनका वो होता है, लक्ष्य एक ही है इसलिए। लेकिन यहाँ मैं क्रिकेट की बात नहीं करूँगा, या कक्षा कक्ष की बात करूँगा और अधिगम प्रक्रिया की बात करूँगा। जो अधिगम है ये सहकारी अधिगम है, सहयोगात्मक जो अधिगम है ये कक्षा कक्ष में सीखना है, समूह के रूप में सीखना है। और पहला आता है खेल अधिगम, खेल खेल में सीखना, खेल खेल में ही सीखना। सामान्य रूप से जो बालक घर में विविध प्रकार की मूर्तियों की, मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने ये निर्माण करते हुए देखा होगा आपने, घर पे ही बनाते हैं बालक बहुत से, क्योंकि जिज्ञासा है उनकी, और जिससे वे एक और उनके विविध प्रकार के कौशलों का विकास होता है। जब वो घर पर ही बनाते हैं मिट्टी और इसके खिलौने वगैरह है, मूर्ति, तो इससे क्या है, उस निर्माण कौशल का विकास होता है बालकों में। बालकों में खेल खेल के द्वारा जो निर्माण करने की जो कौशल है उस कौशल का विकास होता है खेल खेल में ही, मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में। और वहीं दूसरी ओर कला संबंधी अधिगम भी कहते हैं इसको, कला संबंधी अधिगम भी कहते हैं इसको। कला का विकास होता है, बालक इस खेल अधिगम के द्वारा घर पर ही विविध प्रकार के खिलौने, मूर्ति ये स्वयं बनाता है, एवं ये छात्र अपने आप स्वयं ही, जिससे उसकी निर्माण होता है, खिलौने निर्माण करता है, तो उस बालक के अंदर विविध प्रकार के कौशलों का विकास हो जाता है। और दूसरी ओर कला संबंधी अधिगम भी कहते हैं इसको, इसका भी विकास होता है, कला संबंधी कौशलों का विकास होता है। कई कौशलों का विकास हो जाता है, खुश होता है कि मैंने आज पापा जी को बताया था, मम्मी को बताया था, मम्मी आज पापा जी मैंने ये चीज़ बनाई है, आज देखो कैसी लगी। मम्मी कहेगी शाबाश, ठीक। अगले दिन छात्र बहुत बढ़िया चीज़ बनाता है, फिर तीसरे दिन और भी बढ़िया बनाता है, और आखिर वो एक कलाकार बन जाता है। छोटी मंजिल से ही बड़ी मंजिल प्राप्त कर लेता है वही बालक, परिवार से लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो सबसे पहला जो अधिगम है, इसका जो अंग है वो है खेल अधिगम। पहला जो अंग बताया मैंने आपको, खेल खेल में ही अधिगम प्रक्रिया करना, जिससे कलात्मक कौशल और कई कौशलों का इसके माध्यम से विकास होता है बालक का। किसके माध्यम से? खेल द्वारा अधिगम पर। घर पर ही विविध प्रकार के खिलौने, मूर्ति मिट्टियों के, इनकी प्लास्टिक और कागजों की बनाता है। आपने देखा होगा बहुत से छात्र, छोटे छोटे बालक होते हैं, कागज की नाव बना करके पानी में तैरवा देते हैं। बहुत से कलाकार ऐसे होते हैं,
छात्र देखा होगा आपने, कागज लिया और दुकेड़ा और करा, फूंक दी और हवाई जहाज बना दिया। कौशल है ये बालकों के, कला कौशल। कहीं आपने देखा होगा बालक फूल पत्ती बेल बूटे वगैरह बनाता है, चिपकाता है, सुरक्षित रखता है, जरा उनको कोई अगर हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने परिश्रम से बनाया है, मेहनत से बनाया है। ये खेल खेल में अधिगम होता है, खेल खेल में ही अधिगम प्रक्रिया है ये। दूसरा है समूह द्वारा सीखना। सीखना अधिगम, समूह द्वारा सीखना या समूह द्वारा अधिगम। सरल, रोचक, उपयोगी, प्रभावशाली बालकों को प्रत्येक समूह में रखा जाता है। आपने देखा होगा बालकों में शनिवार को जब अंताक्षरी होती है ना, बाल सभा वगैरह, तो अंताक्षरी में होशियार छात्र एक तरफ और कमजोर एक तरफ, ऐसा नहीं होता है। होशियार छात्रों को डिवाइड कर दिया जाता है, भाई दो तुम इधर जाओ, दो इसमें जाओ, दो इसमें जाओ। क्योंकि अगर होशियारों को एक तरफ कर दोगे तो कमजोर छात्र हाथ ऊंचे कर देंगे कि नहीं गुरुजी रहने दो, हम तो हार लिए, हम तो हार मान गए, आपने होशियार तो वहां बैठा दिए और हमारे साथ में एक भी होशियार नहीं है, सब ऐसे हैं डपोर संग। उनमें हीन भावना आने के कारण वो प्रयास ही नहीं करेंगे, मना कर देंगे। और आपने अगर एक एक ग्रुप में होशियार बालकों को बांट दिया कि साहब यहाँ मोह दे दो, यहाँ मोह दे दो, तो वो क्या करेंगे, वो सरल, रोचक और उपयोगी और प्रभावशाली बालकों को अगर प्रत्येक समूह में बांटा तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। समूह द्वारा जो सीखने की जो अधिगम प्रक्रिया है, इसको सरल बनाया जाता है और रोचक, उपयोगी बनाया जाता है। रोचक और कैसा बनाया जाता है, उपयोगी बनाया जाता है इसको। और उसके द्वारा में जिससे वो छात्र, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो छात्रों के समूह बना करके उनको कार्य प्रदान किए जाते हैं कि आप इस कार्य को करो, आप इसको ग्रुप ए ये करेगा, ग्रुप बी ये करेगा, सी ये करेगा, डी ये करेगा। और कुछ प्रभावशाली जो छात्र हैं उनको प्रत्येक समूह में रख दिया जाता है और उन्हें समूह को प्रमुख बना दिया जाता है। समूह का प्रमुख, क्या आप एज ए मॉनिटर हो समूह का, उसको प्रभारी बना दिया जाता है कि आप इस समूह को संभालो, आप इस समूह को संभालो, आप इसको संभालो। इस प्रकार से जो होशियार छात्र होते हैं वो अपने अपने ग्रुप लीडर बना दिया जाता है, उनको ग्रुप लीडर बना दिया जाता है। मान लो 4 ग्रुप हैं, चारों ग्रुपों में जो होशियार बालक हैं वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने ग्रुप का, वो ग्रुप लीडर बना देते हैं। तो समूह द्वारा सीखना बहुत ही आसान है। समूह द्वारा अधिगम की जो प्रक्रिया है इसको सरल एवं रोचक, उपयोगी बनाया जा सकता है। और इसमें छात्रों को समूह बना करके उनके कार्य प्रदान किए जाते हैं, उनको कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है, कार्य सौंप दिए जाते हैं। और कुछ प्रभावशाली छात्रों को प्रत्येक समूह, कुछ जो प्रभावशाली जो छात्र हैं उनको प्रत्येक समूह में रख कर दिया जाता है और उन्हें समूह का प्रमुख बना दिया जाता है कि आप इस ग्रुप के लीडर हो, आप ये ग्रुप लीडर हो, अपने अपने ग्रुपों का नेतृत्व करिए, इनको संभालो। प्रत्येक होशियार बालक को एक समूह में न रख करके विभिन्न समूहों में विभाजित कर दिया जाता है और उनको वहां ग्रुप लीडर बना दिया जाता है। तो ये समूह में द्वारा सीखना। अब आता है सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम। नंबर 3, सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम। इसमें देखिए सामूहिक प्रतियोगिता की जाती है, इसमें हार जीत की भावनाएं होती हैं प्रतियोगिता में। इसके द्वारा एक सीखने का मौका मिलता है। प्रतियोगिताओं के द्वारा बालक में सक्षम जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जब प्रतियोगिता होती हैं, जब बालक के अंदर जब प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं तो बालक को पूर्ण मनोयोग से, बालक के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य करना होता है कि अपने टीम को जितवाना है, अपने ग्रुप को जितवाना है।
और क्योंकि उसमें सक्षम जीवन का लक्ष्य होता है, उनका उद्देश्य केवल जीतना होता है, सामने वाले को पराजय करना होता है। और इसी क्रम में जब बालकों को समूह में रखकर अधिगम कार्य प्रदान किए जाते हैं, समूह में रख करके बालकों के लिए अधिगम कार्य प्रदान किए जाते हैं, तब उनमें सीखने की भावना तीव्र हो जाती है, जिज्ञासा बढ़ जाती है। बालकों में जो सीखने की जो भावना है वो तीव्र हो जाती है, और सीखने की भावना तीव्र होने पर उनमें जिज्ञासा हो जाती है, और समूह के जो लक्ष्य हैं उनको वो कार्यों को बहुत अच्छी तरह लगन निष्ठा के साथ में करते हैं, और वो प्रतियोगिता के माध्यम से जीतने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट कौन आए, सेकंड कौन आए। या आपस में ऐसी भावनाएं होती हैं उनके अंदर। उन भावनाओं को विकसित करने के लिए सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम जो प्रक्रिया है, इसको सक्षम जीवन का एक लक्ष्य होता है, इसको निर्धारित किया जाता है इसके माध्यम से। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, सामूहिक जो प्रतियोगिता है ये बालक के सक्षम और बालक के समक्ष जब प्रतियोगिता का जो रखी जाती है तो बालक पूर्ण मनोयोग से, किसके द्वारा, बालक पूर्ण मनोयोग के द्वारा, वो क्योंकि उसमें सक्षम जीवन का लक्ष्य होता है। सक्षम जीवन का क्या होता है, लक्ष्य होता है। तो मनोयोग से वो बालक इसी क्रम में जब बालकों को समूह में रखकर जो अधिगम कार्य प्रदान किए जाते हैं, समूह में रख करके बालकों को अधिगम कार्य प्रदान किए जाते हैं, तो उनमें सीखने की भावना तीव्र हो जाती है, जिज्ञासा बढ़ जाती है, और वो कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। और इसके बाद में जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, नंबर 4, देखिए सांस्कृतिक प्रोग्राम जो परिवार में, मोहल्ले में, गली में होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन विद्यालयों में भी सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है। विद्यालय में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आपने देखा होगा सांस्कृतिक प्रोग्रामों में खेल कूद तो है ही है, लेकिन उसके बाद में नाचना, गाना बजाना, नाटक, कहानी, ये सभी सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, जिससे बालक इनके लिए सीखने की कोशिश करता है। और बालक क्या करता है, सीखने की कोशिश करता है, और इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम के द्वारा बालक सांस्कृतिक प्रोग्राम के द्वारा वो अपनी जिज्ञासाओं को सीखने की कोशिश करता है, और सांस्कृतिक जो प्रोग्राम के द्वारा विद्यालय में जो रखे जाते हैं उनमें वो रुचि लेता है, और रुचि लेने के साथ में वो आपस में छात्र सांस्कृतिक प्रोग्राम में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की हिस्सेदारी निभाते हैं, और बालकों को समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रमों में जो विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर भी रखे जाते हैं, विद्यालय में और विद्यालय के बाहर भी ऐसे प्रोग्राम रखे जाते हैं। उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो, आज तो उन्होंने विद्यालय के अंदर किए ऐसे प्रोग्राम, अब विद्यालय से बाहर भी करें, तब देखें कैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम। आपने बहुत से बालकों के देखे होंगे, जन्माष्टमी पर कई ऐसे विद्यालय हैं, कई ऐसे कक्षा हैं जो अपने प्रोग्राम बाजार के अंदर चौराहे पर रखती हैं। कई ऐसे प्रोग्राम हैं सांस्कृतिक, झांकियां सजाती हैं विद्यालय से बाहर, कि ये सब बैनर दिया जाता है कि ये निर्मल टीटी स्कूल की तरफ से या निर्मल स्कूल की तरफ से ये कार्यक्रम है। ऐसी प्रतियोगिताएं, ऐसे समूह आपने देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी पर भी ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसमें बालक बड़ा आनंद लेते हैं, अधिगम प्रक्रिया करते हैं।
ठीक है, इस प्रोग्राम में वो सामने वाले जो छात्र बैठे हैं वो अपनी ले रहे हैं, लेकिन आगामी कार्यक्रमों वो सीख रहे हैं, वो लेंगे हिस्सेदारी। 15 अगस्त 26 जनवरी को देखो, प्रत्येक जो बाल सभा होती है उनमें देखो शनिवार ये ऐसे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो विद्यालय के अंदर रखे जाते हैं और विद्यालय के बाहर भी रखे जाते हैं। वार्षिक उत्सव वगैरह हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रोग्राम हैं, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो जन्माष्टमी वगैरह है, गणेश चतुर्थी वगैरह है, जयंती पर्व हैं, इनके उपलक्ष्य में रखे जाते हैं। कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो ब्लड डोनेशन वगैरह कैंप वगैरह आयोजित करते हैं, उसमें रखे जाते हैं। विज्ञान मेले वगैरह है उसमें रखे जाते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो सामूहिक रूप से उन बालकों को कार्यों में बंटवारा किया जाता है और उनको सिखाया जाता है। उनमें सहकारिता भावना जागृत की जाती है, किस प्रकार से सहयोगी या सहकारिता की भावना का विकास किया जाता है बालकों के अंदर, कक्ष में, विद्यालय में एवं विद्यालय से बाहर। तो ये मैं आपको जो इस समय चल रहा है सहकारी अधिगम के जो अंग हैं इनके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था खेलने का अधिगम, खेल द्वारा अधिगम, खेल द्वारा अधिगम। दूसरा बताया समूह द्वारा सीखना या समूह द्वारा अधिगम। तीसरा बताया सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन के द्वारा अधिगम। ये मैंने आपको 4 बताए हैं, लेकिन अंत में जो आता है वो शैक्षिक यात्राओं के द्वारा भी अधिगम, शैक्षिक भ्रमण के द्वारा भी अधिगम, विद्यालय टूर इसके द्वारा भी अधिगम। ये सहकारी अधिगम की अंग हैं, ये प्रक्रियाएं हैं 5। तो देखिए शैक्षिक यात्राओं के द्वारा भी बालक सीखता है। छात्रों को शैक्षिक भ्रमण द्वारा सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए, जैसे कि बालक बाहर जाते समय, बस में बैठा यात्रा करते समय वो सीख सके कि मुझे कौन कौन से शहर, कौन कौन से गांव, कौन कौन से वृक्ष, कौन कौन से जानवर, कौन कौन से नदियां, झरने, तालाब, पहाड़, कौन कौन से मैदान, कौन कौन सी घाटी, क्या क्या चीज़ें, उनके बारे में विद्यार्थी सीखता है, जानता है, अधिगम क्रिया करता है शैक्षिक भ्रमण के द्वारा। अरे माता पिता परिवार के द्वारा तो जाता ही है, लेकिन अगर उसने एक बार शैक्षिक भ्रमण कर लिया और जब वो माता पिता या अपने उस परिवार के साथ में जा रहा है, पुनः वो राज याद करता है कि गुरुजी हमको वहां ले गए थे तो हमको ये चीज बताई थी। वो छात्र बालक अपने माता पिता, अपने परिवारजनों को शेयर करता है, बांटता है कि हमें शैक्षिक भ्रमण में ताजमहल दिखाने ले गए थे आगरा, वहाँ हमने ये चीज़ें देखी और ये खाई। तो वो अपनी उनको प्रकट करता है, क्यों? वह सीख के नहीं आया, इसलिए बालक के लिए शैक्षिक जो भ्रमण है, जो शैक्षिक यात्राएं हैं शिक्षण संबंधी, उनके द्वारा भी सीखने का मौका मिलता है। ये भी एक अंग है और छात्रों को शैक्षिक भ्रमण द्वारा सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। सामान्य रूप से जो शैक्षिक भ्रमण पर जाना छात्रों के लिए अच्छा लगता है, सामान्य रूप से शैक्षिक भ्रमण के पर जाना छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से छात्रों को अच्छा लगता है। ये मैंने आपको सहकारी अधिगम के जो अंग हैं इनके बारे में आपको अवगत करवाया है। सहकारी अधिगम के अंग मैंने आपको 5 बताए हैं। सबसे पहला है खेल द्वारा अधिगम, नंबर 1। नंबर 2 है समूह द्वारा सीखना, समूह द्वारा अधिगम। नंबर 3 है सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम, सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम।
नंबर 4 है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन के द्वारा अधिगम। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा आयोजन, उसके द्वारा अधिगम। और शैक्षिक यात्राओं के द्वारा सीखना, शैक्षिक यात्राओं के द्वारा अधिगम। ये मैं आपको जो सहकारी अधिगम है उसके अंगों के बारे में बताया है। पहला है खेल द्वारा अधिगम, समूह द्वारा सीखना अधिगम, सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन उसके द्वारा अधिगम, शैक्षिक यात्राओं के द्वारा सीखना अधिगम। ये 5 सहकारी अधिगम के अंग हैं जिनके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। ये सभी खेल द्वारा अधिगम, घर पर ही बालक विभिन्न प्रकार के खिलौने मूर्ति बनाता है, सीखता है, इसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया होती है। और समूह द्वारा सीखना अधिगम, ये सरल और रोचक और उपयोगी और प्रभावशाली जो बालक हैं उनको अलग अलग ग्रुपों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे कि बालकों में हीन भावना न आए और वो अलग अलग उससे सीख सकें। खेल द्वारा जो अधिगम है ये घर पर और विद्यालय में, इनमें इसके द्वारा जो कार्य कौशल है, बालक के अंदर जो कौशल है उनका विकास होता है। और दूसरी जो कलात्मक जो अधिगम है उसको सीखने के अवसर मिलते हैं। मिट्टी के कागज के इनके खिलौने बनाता है, मूर्ति बनाता है, पेंटिंग करता है। ये सभी क्या है? खेल द्वारा। खेल खेल में बालक सीखता है। खिलौने बालक के पास